आज जो तुम लोग स्टडी करोगे उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि ठोसों में फिर को नहीं मत बोलो लोग क्या बोल बेटे बैग रख के जगह नहीं कहता हम लोग के रख दो लो बैग रख के इतना परसेंट बोलो तो लिखाएंगे नहीं के पूरा समझने में घंटा लग जाए। देखो पहले ये जानो कि नेचर ने जो हमको मटेरियल दिया है उस मटेरियल में हमको 3 तरह की स्टेट देखने को मिलती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जो स्टडी हम करने जा रहे हैं उसमें हम ठोस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि ठोस में ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो सबसे पहले ये जाने कि ठोस या कोई भी मटेरियल जो बना है वो किससे मिलकर बना है। तो आप जानते हैं किसी भी मटेरियल को यदि हम तोड़ते हैं तो मटेरियल टूटता है अणु में और अणु टूटता है परमाणु में। तो एक किसी भी ठोस का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। लेकिन परमाणु के बारे में स्टडी ये बताती है कि परमाणु कभी भी ना फ्री नहीं रह सकता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता है, जबकि अणु क्या होता है, स्वतंत्र रहता है। परमाणु परमाणु मिल करके किसका बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अणु का समूह किसको बनाता है, पदार्थ का रचना करता है। तो जो ठोस अवस्था होती है उस अवस्था में हमें पढ़ना है कि ऊर्जा बैंड क्या है, जिसको एनर्जी बैंड भी बोलते हैं। तो बैंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें एटम को समझना पड़ेगा। एटम समझना क्या पड़ेगा, पीछे जितने भी हमने स्टडी किया उन स्टडी में हमने एटम का ही स्टडी किया कि किसी भी एटम को देखा जाए तो एटम में ना ये एटम गोले के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, गोले के आकार का होता है। इसके सेंटर पर एक छोटा सा भाग होता है बहुत सूक्ष्म आकार में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस नाभिक के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट करते हैं इसमें, मतलब ये एक धानावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्वांटम थ्योरी बताती है, मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत बताता है कि इस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इसमें एटम में 20 इलेक्ट्रॉन हैं, 20 इलेक्ट्रॉन 20 एनर्जी लेवल में मोशन कर रहे हैं। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल क्या है, अलग अलग है। अगर इसमें 30 इलेक्ट्रॉन है तो 30 एनर्जी लेवल हो जाएगी। सबकी एनर्जी लेवल क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक निश्चित ऊर्जा स्तर में कंपन ये सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। तो जिस कक्षा में वो मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति करते हैं, उसकी एक एनर्जी की क्या होती है, लेवल, एनर्जी लेवल होती है। उस एनर्जी लेवल को हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से क्लियर करते चलिएगा, ऊर्जा स्तर कहते हैं। मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत बताता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में क्या करता है, परिक्रमा करता है, घूमता है। उस लेवल को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। कौन सा स्तर कहते हैं, ऊर्जा स्तर। थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम अगर चले जाएं तो केमिस्ट्री के अनुसार किसी भी कक्षा में, जैसे के सुना होगा मुख्य क्वांटम संख्या के, एल, एम और एन, तो किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की फुलफिल्ड की संख्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा लेते, उसको आप लोग केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाते होंगे कि 2n² के अनुसार वो कक्षा बढ़ती है। मतलब किसी भी कक्षा के पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसका फार्मूला 2n² होता है, जहाँ n कक्षा की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और उस हिसाब से अगर हम पहली कक्षा k की बात करें तो k में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो पहले के लिए 1 रखोगे, 1 रखोगे तो 1 का वर्ग 1 होता है। मतलब पहली कक्षा में 2 कक्षा है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। k के बाद l आता है तो 2 हो गया दूसरी कक्षा, तो 2 दूनी का 4 दूनी, तीसरी कक्षा m, तीसरी के 9 9 दूनी 18, l m n, और इसमें 4 रखोगे तो 4 चौका का 16, 16 दूनी 32, है ना। ये ऐसे करके कक्षाएं क्या होती हैं, फुलफिल्ड होती हैं। मतलब पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी में 32। इतने इलेक्ट्रॉन आपको फुलफिल्ड हो सकते हैं। अब आते हैं कक्षा के बाद बात करते हैं कि एक कक्षा में कोष कोष उपकोष पढ़े हैं आप लोग? कोष उपकोष पढ़े होंगे, SPDF कितने लोगों ने पढ़ा होगा? ये उपकोष हैं। किसी भी कक्षा में कोष होता है और कोषों में किसी भी कक्षा में कक्षा कई कोष करते हैं, उसी में उपकोष होता है। ठीक है, SPD और क्या होता है F। इस जो कक्षा है, ध्यान देना, इस वाली कक्षा ये K में भी पाई जाएगी, L में भी पाई जाएगी, M में भी पाई जाएगी, N में भी पाई जाएगी। P वाली कक्षा L से शुरू होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि इस कक्षा में इसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। मतलब इस वाले कक्षा कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। P वाले में ध्यान रखिएगा 6 आता है। मतलब P अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 6। D 10 और F 14 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी रखता है। ध्यान से एक पॉइंट को समझते चलिएगा। तो S को रखने की कैपेसिटी कितनी है? 2 की। P को रखने की कैपेसिटी 6 की और D को रखने की कैपेसिटी 10, F की 14। ठीक है। अब उस तरह से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए किसी के एटम में मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा 1s2 हो जाएगी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए। फिर दूसरी कक्षा में 2s2 हो जाएगा, फिर 2p2 हो जाएगा। ऐसे ना होगा, ऐसे ना होगा। 2 2 4 और 2 6। पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरे में 2, S में, और P में कितना है? 2, क्योंकि 2 2 4 तो हो ही गया है, बचा कितना? 2 ही ना। और लेने की कैपेसिटी कितनी है? 6 की। तो अभी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 2 ही ना लेगा, 4 तो खाली रह जाएगा। तो P वाले के पास कैपेसिटी 6 की है, जबकि मिल कितना रहा है? 2 ही मिल रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ऐसे करके केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया जाता है। तो जितने ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाले हैं और सबकी एनर्जी अलग अलग है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। समझ में आ गया? ऊर्जा स्तर क्या है, सबको समझ में आ रहा है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, क्वांटनीकृत होती है। उस एनर्जी का जो मान होता है उसी को हम एनर्जी क्या बोलते हैं? लेवल बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। अब आती है बात कि ये सिंगल एटम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जब एक पृथककृत एटम है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम में ऊर्जा स्तर होते हैं। सिंगल एटम में क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर होते हैं। अब ये बताइए कि अगर ये एटम है तो इसमें ना जो इलेक्ट्रॉन आप सुने होंगे, जैसे ये पहली कक्षा हो गया तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। दूसरी में 8 आ गए, तीसरी में 18 आ गए। ऐसे करके 18 इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा। कुछ मान लीजिए हम इसमें दिखा दे रहे हैं। सो ऐसे ये किसी भी पदार्थ का एक एटम है, उसमें कुछ ऐसे भी आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं ना, उन पर नाभिक का कंट्रोल ज़्यादा होता है, उस पर आकर्षण बल ज़्यादा लगता है, और आकर्षण बल जब ज़्यादा लगता है तो वो नाभिक के कंट्रोल में ही रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ा दूरी बढ़ाते चले जाते हैं, उन पे उनका कंट्रोल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे आप ये समझिए कि जैसे आप अभी घर पे पढ़ाई करते हैं, तो घर पे पढ़ाई करते हैं तो माता पिता के पास हैं, माता पिता के पास हैं तो हमेशा संरक्षण में हैं, देख रेख में हैं, तो थोड़ा आप कंट्रोल में रहते हैं। अब आपको यहाँ से इंटर बाद भेज दिया जाएगा बलिया, तो बलिया से आपके माता पिता की दूरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जितना फोर्स वो लगा रहे थे यहाँ पे रहने पर, उतना वो फोर्स नहीं लगा पाएंगे। कभी कभी शाम को फ़ोन करके पूछ लेंगे तो थोड़ा सा आप, हाँ भाई पापा फ़ोन किया, चुप रहो जी, थोड़ा सा बात कर लें, है कि नहीं? अब थोड़ा सा लंबा टर्न हो जाए, लंबी दूरी चले जाए, तो थोड़ा सा वो भी फोर्सेबल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बलिया में है तो डर भी हो सकता है, पापा घूमने आए हों, चाचा जी आए हों, कोई रिश्तेदारे आया हो, हम घूम रहे हैं, सड़क पर दिख जाए,
घर पे जाके सोचा तार लड़का तो घूमत रहला हो, बोलिए पढ़ता ही घूमत है, हो गया दिक्कत। लेकिन वही इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद में वो डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आउट ऑफ कंट्री क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन नाभि के पास होता है ना, उस पर नाभि का कंट्रोल क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभि के सबसे मतलब दूर होता है, उस पर कंट्रोल क्या होता है, कम होता है। इसलिए ध्यान दीजिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन को है जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। नहीं, सबसे बाहरी कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ क्रिया करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वो नाभि के पास वाले इलेक्ट्रॉनों से नहीं होगी, जो उसके सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उनके साथ होगी। ये बात क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिए, सबसे पहले अट्रैक्शन कहाँ आएगा, सबसे बाहर ही ना आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो भी क्रिया करेगा वो कौन सी कक्षा के साथ करेगा, सबसे बाहरी कक्षा के साथ करेगा। इसके अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन वो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं कहे जाएंगे। इतना हाइट में हो गए सुमित को दिखाई नहीं देगा, इतना काहे बढ़ गए हो। हाँ तो इसको उसी में एडजस्ट कराओ, उसी में वापस में एडजस्ट कराओ, जाओ उसको मत हिलाओ, उसमें जाके बैठो, उधरे निकल जाओ, बैग वहीं रहने दो, वहां बैठो। आज लिखना उखना नहीं है, क्या सुनना है। चलो हो गया है लड़के, बोर्ड पे। तो इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भाग करेगा। जैसे आपको बनाना है H2, क्या बनाना है H2, तो H2 में आपको पता है कितने एटम लगेंगे, 2 एटम। अच्छा, हाइड्रोजन ऐसा है कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एटम है, और दोनों एटम में कितना है, बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन माना जाता है कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है ना, वो कक्षा स्थायी नहीं रह पाती है। तो कक्षा को अस्थायी बनाने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो जब ये दोनों एटम एक दूसरे के क्या आते हैं, नजदीक आते हैं, तो दोनों जब नजदीक आएंगे आकर के बॉन्ड बनाएंगे, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करता है कि साझा इस प्रकार करता है कि ये कहता है कि देखो तुम मेरा भी चक्कर लगाओ और साथ में उसका भी चक्कर लगाओ। तो अब तय होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे चक्कर लगाता है, ऐसे आएगा, ऐसे घूम के जाएगा, ऐसे होते हुए फिर ऐसे आकर के। तो अब बताओ, अगर ऐसे मूवमेंट कर रहा है, हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभि के भी चारों ओर चक्कर कर रहा है, इसके भी चक्कर कर दिया कि नहीं कर दिया। और वही प्रक्रिया ये भी करता है, अपना भी चक्कर लगाएगा और इसका भी चक्कर लगाएगा। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और इसके लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। दोनों के लिए 2 हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे बंध को ससंयोजी बंध के नाम से जाना जाता है। तो अब बताइए, तो ये बाहर वाला ही ना किया जी, तो संयोजन का काम कौन किया, बाहरी कक्षा किया कि नहीं किया, क्योंकि एक ही था। तो जो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर है। अब आती है बात कि जब एटम मिलता है तो क्या बनता है, अणु बनता है। एटम मिलके अणु बनता है, अणु मिलकर क्या बनता है, परमाणु बनता है। तो ठोसों में जो ऊर्जा बैंड बनती है, ये कैसे बनती है। ठोसों में ऊर्जा बैंड बनती है, इसका रीजन समझिए। जब आपको स्थिर वैद्युति पढ़ाए थे, कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया था, स्थिर वैद्युति। स्थिर वैद्युति में ये सिखाया गया था कि अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल दोनों एक दूसरे से कहाँ है, अनंत दूरी पर है। कहाँ है, अनंत दूरी पर है। जैसे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, ये Q1 हो गया, ये क्या हो गया, Q2। अब दोनों एक दूसरे से बहुत लंबी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है कि इसका प्रभाव न इस पे पड़ रहा है, न इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। लेकिन जब दोनों को हम एक दूसरे के क्या लाते हैं, करीब लाते हैं, इसको इधर लेके जाएं और इसको इधर लेके आएं, तो एक ऐसी दूरी आती है जिस दूरी के बाद एक दूसरे को वो इंटरफेयर करने लगती है।
या तो आकर्षण करने लगेंगे, नहीं तो प्रतिकर्षण करने लगते हैं, और जिनके कारण इनकी ऊर्जाओं में क्या होता है, वृद्धि होता है। अगर ये कुछ दूरी पर आकर के सीमित हो जाए, अगर डिस्टेंस r मान लें, तो इनमें एक एनर्जी बन के आती है और उस एनर्जी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R होता है। ये एनर्जी मिलती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिलती है ये आवेश के कारण मिलती है, आवेश के नेचर के कारण मिलती है। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं तो ये समझिए कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के चार्जेस हैं, ऋणावेशित। नाभिक कैसा है बाबू, धनावेशित। ध्यान समझिएगा, सिंगल एटम रहता है तो ऐसी व्यवस्था है कि सेंटर पे आपका नाभिक है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर उसके मूवमेंट कर रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, अलग अलग है, निश्चित है। उस एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, जिस एनर्जी में वो है। लेकिन अगर इसी के पास में हम इसके समीप या कुछ दूरी पर एक ऐसा ही मॉलिक्यूलस रखें, ध्यान दो, जैसे सिंपल छोटा सा दृश्य बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूलस यहाँ है और इसके करीब में एक मॉलिक्यूलस यहाँ, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ। ये एटम दोनों पृथक पृथक हैं, लेकिन इनफाइनाइट दूरी पे नहीं है। इस वाली कंडीशन में नहीं है, इस वाली कंडीशन में। अगर इस वाली कंडीशन में है तो इसके वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वायतम कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों को हम क्या लाते हैं बाबू, करीब लाएंगे, तो ध्यान से आप समझिएगा, प्रयोग करिएगा अपनी पढ़ाई का। जब दोनों ये करीब आएंगे तो एक डिस्टेंस के बाद इस इलेक्ट्रॉनों पर इसके इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस पर भी क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और करीब आने के कारण एक एनर्जी पैदा होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। अब ऐसा नहीं है कि यही इलेक्ट्रॉन इस पे बल लगाएगा। अगर इसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये भी लगाएगा, तो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। अगर जितने इसके इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉन मिल करके इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। हाँ, सब अट्रैक्शन का नहीं, प्रतिकर्षण का लगाएंगे। जबकि नाभिक इसका धनावेशित है, तो अगर नाभिक धनावेशित है तो ये इसको आकर्षित करेगा और बाकी सब इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जिस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन के साथ होगा वही क्रिया इन दोनों एटम के हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। क्लियर हो, इसका भी इसके साथ भी वही होगा। अच्छा, इस पे भी तो वही कंडीशन आएगा, इस पे भी तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे। इसका नाभिक इस पे क्या लगाएगा, आकर्षण लगाएगा। आप जानते हैं कि दो एटम जब नजदीक आएंगे तो इसका मतलब दो आवेश एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और जब दो आवेश एक दूसरे के नजदीक आएंगे बच्चों, तो एक एनर्जी बनेगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। अब डिपेंड करता है कि वो कैसे चार्ज हैं। अगर दोनों निगेटिव हैं तो एनर्जी बढ़ेगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो इसमें तो दोनों हैं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, लेकिन नाभिक कैसा है, धनावेशित है। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको नज़दीक लाएंगे तो आप समझिए कि जब सिंगल था तो इसकी एनर्जी लेवल थी, उस लेवल को क्या बोलते थे, उस स्तर को क्या बोलते थे, ऊर्जा स्तर, जिस एनर्जी में वो काम कर रहा था। दो एटम जब करीब आए तो अब जैसे लाया जाए, ठीक है ना, कोई बॉन्ड बनाए, कोई ऐसा बाउंडेशन एटम बनता है ना, एटम मिल के अणु बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है। तो वही जब नज़दीक आते हैं, बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उस प्रोसेस में समझिए कि जब दोनों आकर के क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि एटम स्वतंत्र नहीं रहता है, एटम क्या होता है, मिल करके अणु बनाता है। तो जब ऐसा करेगा तो इसके बताइए इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात आएगा। जब ये आएगा तो इसकी एनर्जी जो सिंगल जितने थी उससे हो सकता है बढ़ जाए, उससे हो सकता है क्या हो जाए, घट जाए। और इस तरह से जब ये दोनों मिल करके क्या होते हैं, करीब आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में क्या मिलता है, एक डिफरेंट मिलता है, एक बदलाव होता है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ जाती है,
कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी घट जाती है और इस तरह से इन ऊर्जा स्तरों का एक समूह बन के तैयार हो जाता है। ऊर्जा स्तर का क्या बन जाता है? एक समूह, ग्रुप बनता है, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा स्तर है, इसमें भी ऊर्जा स्तर। दोनों जब मिक्सअप करते हैं, मिलते हैं, तो इनके मिलने के कारण किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट जाती है, जिसके कारण इस एटम में एटम के मिलने से जो आपका मॉलिक्यूलस बनता है, अणु बनता है, उसमें जो एनर्जी का लेवल है उसका एक समूह बन जाता है। जैसे मान लो इसमें 10 गो एनर्जी लेवल है, तो इसमें भी कितना है? 10 का है। 10 मिला तो कितना हो गया? 20। अब 20 में क्या होता है कि एक जो है समूह बन गया। समूह जो बनता है उस समूह को ही हम कहते हैं ऊर्जा बैंड। क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा बैंड किसी भी वस्तु में, ठोस का ये सबसे सुंदर शब्द क्रिस्टल होता है। किसी भी क्रिस्टल में ऊर्जा स्तर के समूह को, ऊर्जा स्तर के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड बोलते हैं। याद रहेगा, किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी ठोस में ऊर्जा स्तर के समूह को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड बोलते हैं। ऊर्जा स्तर अलग है, ऊर्जा बैंड अलग है। ऊर्जा बैंड में कई ऊर्जा स्तर होते हैं, ग्रुप में होते हैं। चूंकि हम लोगों का चैप्टर बहुत अर्धचालक से कनेक्टेड है। किससे है? तो अर्धचालक पे स्टडी किया जाएगा। तो एक देखो, अर्धचालक पे स्टडी किया गया है कि अर्धचालक जब आपका बनता है ठोसों में, तो उसकी क्रिस्टलीय संरचना में एनर्जी का लेवल कैसे होता है, तो उसका एक हम ग्राफ खींचेंगे। आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, तब जा करके आपको ऊर्जा बैंड समझ में आएगा कि कौन से बैंड को क्या कहा जाता है, कब कहा जाता है। ये तो बातें पूरी समझ में आ गई है ना? चलिए, तो हम लोग सेमीकंडक्टर का दिखा रहे हैं आप लोगों को ग्राफ, ऊर्जा बैंड कैसे इसमें बनता है। यहाँ पे हम लोग चलिए देखिए, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, एक ऐसे मान लीजिए लाइन है, इस पे अणुओं के बीच की क्या लिखनी है? दूरी दिखानी। दो एटम कितने दूरी पे हैं ये चीज दिखा रही है। एक्स एक्सिस ही मान लीजिएगा। सेमीकंडक्टर उसको कहते हैं जो कंडक्टर नहीं होता है, ना इंसुलेटर होता है, माने जो चालक भी नहीं हो, कुचालक भी नहीं हो, दोनों का क्या हो? बीच का। ठीक है ना? नॉर्मल में धारा का प्रवाह न करे, लेकिन कुछ उत्तेजित कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह करे, उसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम दिखवाए थे आप लोगों को तात्विक अर्धचालक में, याद होगा आप लोगों को जो बताए थे। ठीक है ना? तो तात्विक अर्धचालक में सिलिकॉन लिया जाए, सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में बाबू 4 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी अर्धचालक में इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन का आप लोग परमाणु क्रमांक जानते हैं? 14 होता है। और मैं ये कहूँ कि 14 का कितने लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देंगे? चलिए, तो 14 का हम बनाते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और क्या होगा?
हाँ 3s2, बहुत सुंदर, ध्यान से देख लो। हाँ 3p2। तो अगर 14 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिए, पहली कक्षा में 1s2 होगा, दूसरी कक्षा में s और क्या पाया जाता है p, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, और p में कितने 6, काउंट करते चलिएगा, 2 और 2 4, 6 कितने हो गए 10, बचे कितने 4 हैं। तो फिर अगली कक्षा खुलेगी, अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s में, अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे p में। ये सिलिकॉन का है। सिलिकॉन के जो बाहरी कक्षा है, कौन सी कक्षा, बाहरी कक्षा 3s है ना, इसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 3ps मतलब 3s2 3p2 हो गया, इसका एनर्जी लेवल अलग है, इसका एनर्जी लेवल क्या है अलग है, s अल्फा। तो अगर इनके पास में एक और हम किसका लाते हैं, सिलिकॉन लाएं, SI ये भी है, SI ये भी है, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे ना। तो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में आप जानते हैं उतराव चढ़ाव होता है, वही चीज हम वहां देखेंगे कि कैसे होता है। लेकिन इसको पहले समझिए कि इसमें हम 2 लेवल, अंदर वाले से तो कोई मतलब नहीं है। देखिए इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है। संयोजन का काम यही करेगा बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। कौन सी कक्षा का, तो बाहरी कक्षा का लेवल हम दिखा रहे हैं, एनर्जी लेवल। बाहरी कक्षा में जो गोआवे सबसे उसके बाहरी कक्षा में है तीसरे कक्षा ना हो, है 4 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में ना बा, हाँ 3 बा। तो देखो एगो एस का अलग लेवल हो गया, एलर्ट के ध्यान दो, अब पी का क्या हो गया अलग, जो बना रहे ध्यान समझो, एस का एनर्जी लेवल कम होगा, अब पी का क्या है ज्यादा है, दोनों के लेवल अलग अलग है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो 2, है कितना इसमें 2 है भी। पी में कितना रख सकते हो 6, है कितना, कोई वो खाली है 4 गो। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन लेने की क्या है कैपेसिटी है, इसमें 4 इसका पूरा फुल्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें लिया जा सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है फिलअप है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का जगह है कितना 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, इतना इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, इतना इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। ये एस है, ये क्या है पी है। अब हम एक क्रिस्टल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं क्रिस्टल की। जैसे मान लो ये सिलिकॉन का कोई क्या है मटेरियल है, किसका मटेरियल है सिलिकॉन का। अगर सिलिकॉन का वो मटेरियल है, इस पर देखो बोर्ड पे सो रही है, सुनने से नहीं आएगा समझने से आएगा। अभी बताए ना कि बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि लंबा समझोगे तो लंबा समझने में टाइम लगेगा, दिमाग खटाना पड़ेगा। शॉर्ट काट में बताते तो कुछ नहीं था, सर दे रहा है शरीर आसाने बा फट से कर दे, समझ लो। सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई एटम भाग लेंगे, एटम की संख्या कितनी है हमको पता नहीं है, तो मान लिए कि इसमें एटम की संख्या, कुल एटम कितने हैं n एटम से कोई क्रिस्टल बना, कोई मटेरियल बना, तो n क्रिस्टल से बनेगा, तो ये बताओ कि n गो तो ये भी होगा, n एटम मिला ना, तो कुल ऐसा कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 4 गो है। वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो n में कितना हो जाएगा n, हाँ n में 4 से गुणा कर देंगे तो 4n हो जाएगा। कुल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई 4n। अब होता ये है कि ध्यान से सुनो, जब ये सेपरेट रहते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत लंबी दूरी पर, अधिक दूरी पर, ये सिलिकॉन है, ये भी क्या है सिलिकॉन है, तो ये एनर्जी लेवल अलग होती है, ये एनर्जी लेवल क्या होती है अलग होती है। लेकिन जब दोनों के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं कम करते हैं, SI ऐसा कर देते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पे क्या लगा सके, फोर्स लगा सके, ये वाला लगा सके, ये वाला लगा सके, नाभिक इस पे लगा सके। इसके कारण इसमें क्या होता है कि देखने को मिलता है कि इसमें कुछ जो एनर्जी का लेवल है, कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लेवल थोड़ी थोड़ी डाउन होती है,
इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों है किसी की डाउन होती है, किसी की क्या होती है, अप होती है। ध्यान से देखना, ये भी डाउन हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, अप। ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब दोनों इलेक्ट्रॉन अनंत से कहाँ आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये एटम करीब आते जाते हैं, हम देखते जाते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती जाती है। इसे घटती चली गई यहाँ तक, ध्यान देना, यहाँ तक आपको दिख रहा है कि एस में और पी में क्या है, अंतर है। एस का एनर्जी लेवल अलग है, पी का एनर्जी लेवल क्या है, अलग है। लेकिन जब दूरी और कम करते जाते हैं तो ये एनर्जी लेवल भी क्या होती है, एस और पी में हमको डिफरेंट देखने को मिलता है। और जब करीब लाते हैं तो एक क्षेत्र और मिलता है, जिस क्षेत्र में ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक, ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ तक जितना एनर्जी का लेवल है, हर जगह इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहता है, मौजूद रहता है। यहाँ क्या देखे, एस में था, पी में था। जैसे जैसे करीब आए, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन हुई, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी। ऐसा एस के साथ भी हुआ, ऐसा पी के साथ हुआ। एक निश्चित दूरी आने के बाद ये एनर्जी का जो बीच में एस पी के बीच डिफरेंट था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, दोनों आगे मिल गए। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देख लो यहाँ से इसके बीच में हर एनर्जी लेवल के क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, हर एक एनर्जी लेवल का। यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन जब एकदम एक पार्टिकल, जितनी दूरी पर एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रिस्टल में उतनी दूरी पर ये क्या हो जाए, आकर के एटम मिलके क्या बना लेते हैं, अणु बनाते हैं। तो देखते हैं कि ये एनर्जी लेवल धीरे धीरे आपको ऐसा देखने को मिलती है कि ऐसे होती चली जाती है, ऐसे। फिर यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ से आपको गैप देखने को मिलने लगता है। और यहाँ जो ये आपको गैप देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक अलग हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक अलग होता है। इस लेवल में हमको कोई इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। इसमें इस एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं करता है। या तो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट करता है या तो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट करता है। बीच में एक ऐसी एनर्जी लेवल आती है कि उस एनर्जी लेवल में इस एनर्जी लेवल का कोई भी इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है। तो इस अंतराल को बोला गया बच्चों, नाम दिया साइंटिस्ट ने ऊर्जा अंतराल। कौन सा अंतराल? ऊर्जा अंतराल। माने इतनी एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, या तो इसमें पाया जाएगा या तो इसमें पाया जाएगा। इसको बोला उन्होंने संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, यही पर देला कहलक व्याख्या करिए। इसको बोला संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको बोला चालन इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड, चालन बैंड, संयोजी बैंड। अब बीच में ये क्या हो गया, एनर्जी लेवल। ये किसका दिखाया गया है? सेमीकंडक्टर का। किसका है ये अर्धचालक के लिए है। किसके लिए है? अर्धचालक के लिए। तो सिंपल कहेगा तो देखो लो, यहाँ जो आपको मिल रहा है ना, एक ऊर्जा स्तर का समूह मिल रहा है, ये एनर्जी लेवल है, उस पे एनर्जी को दिखाया गया है वाई अक्ष पे। तो जो ये एनर्जी लेवल में आपको ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड। तो इस बैंड में भी एक एनर्जी लेवल बनती है, ऊर्जा स्तरों का समूह पाया जाता है, इसको भी क्या कहेंगे? एनर्जी बैंड। तो एक एनर्जी बैंड हो गई संयोजी बैंड, एक एनर्जी बैंड हो गई चालन बैंड। एक दोनों बैंडों के बीच का क्या हो गया? डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा अंतराल। इसको ईजी बोलते हैं, एनर्जी गैप। या तो इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा, नहीं तो इसमें पाया जाएगा। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाए और इसमें न पाया जाए तो वह चालन का काम नहीं करेगी। चालन का काम तब होता है जब इलेक्ट्रॉन किस बैंड में हो? चालन बैंड में हो। किस में हो? चालन बैंड में हो। अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है, चालन बैंड में नहीं है, तो वो पदार्थ विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। क्लियर?
तो आप देखिए ये सेमीकंडक्टर का है। मटेरियल कितने होते हैं? 3 प्रकार के, चालक, अर्धचालक, कुचालक। चालक वाली सिचुएशन ये है, चालक वाली सिचुएशन ये है। चालक में क्या होता है कि एनर्जी गैप होता ही नहीं, गैप ही नहीं होता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक में मिक्स होता है। जब मिक्सअप होगा तो क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं इसमें पाए जाएंगे क्योंकि दोनों मिक्सअप में है। हर हाल में इसमें, हर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, इसमें रहे या न रहे। इसमें तब होगा जब एनर्जी में थोड़ा सा क्या होगा, उछाल होगा। उछाल होगा तो इसको जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर न सीधे सीधे कहेगा कि चालक, कुचालक, अर्धचालक की क्या करिए, व्याख्या करिए। कुछ नहीं करेगा, अपने से लिख दे। बोलो, देखो लो, धड़ लिखो। बोलो, ये आपका एक एनर्जी बैंड बना लीजिए, चालन बैंड। कौन सा बैंड? ये उच्च ऊर्जा स्तर हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर का समूह हो गया चालन बैंड। निम्न ऊर्जा स्तर का जो बैंड हो गया वो कौन सा बैंड हो गया? संयोजी बैंड। 2 बैंड हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? संयोजी में रहेंगे। चालन में रहे या न रहे। अब कहेगा कि इसी आधार पर व्याख्या करिए। तो देखिए, सबसे पहले व्याख्या करेंगे किसकी? चालक की। अपने से लिखेंगे, चालन बैंड और संयोजी बैंड इस पदार्थ में ओवरलैप करता है। लड़का लोग ध्यान से देखना, ये वैलेंसी बैंड है, ये चालन बैंड है। ओवरलैप मतलब कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा इसका, दोनों मिक्सअप हो गया। मिक्सअप हो गया तो ये भाग दोनों में आ गया कि नहीं आ गया? वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है, वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है। चालन बैंड में रहे या, तो अगर वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो यहाँ से यहाँ तक है, इसका भी भाग चालन बैंड का है। तो दोनों के लिए चालन, ये इलेक्ट्रॉन काम करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए यह पदार्थ विद्युत का चालन करता है। इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर में देखो एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो विद्युत का चालन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब इसको हीट करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलता है तो ये जंप करके कहाँ चला जाएगा? चालन बैंड में चला जाएगा। जब चालन बैंड में चला गया तो उसका प्रवाह करेगा, किसका? धारा का। यही बात जब किसकी आती है? कुचालक की आती है। तो ये वैलेंसी बैंड और चालन बैंड, कंडक्टर बैंड, इसमें और इसमें जो गैप होता है ना बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी गैप। ये जी इतना गैप ज्यादा होता है कि आप कितना भी इसको ऊर्जा दे देंगे ना, कितना भी ऊर्जा दे देंगे, कतनो दम लगा दी बेचारा, इलेक्ट्रॉनवा है कि जिसे पारे ना कर पावेला। और जब पार ना करी तो कहाँ ना जा पाई? चालन बैंड में ना जा पाई। और जब चालन बैंड में ना जाए तब धारा का प्रवाह ना कर पाई। समझ में आ गया? तो लिखना इतना ही है। चालन होल तो ये बाद में समझाएंगे बाबू, होल और कोटर बाद में समझना है। अभी तो ये अभी आपको ऊर्जा स्तर समझा है। तो लिखता है सीधे सीधे आपको एग्जाम में लिख के आएगा कि ऊर्जा बैंड के आधार पर, ध्यान समझो क्या लिखा है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक की क्या करिए? व्याख्या करिए। तो लिखेंगे ऊर्जा बैंड के बारे में लिख देंगे कि ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। और ठोसों में ऊर्जा बैंड 2 प्रकार का होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड। चालन बैंड किसे कहते हैं? वह बैंड जिसमें चालन वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। संयोजी बैंड वह बैंड का होता है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये हमेशा पूर्णतः फुल रहेगा या आंशिक रूप से पूर्ण रहेगा, ये खाली रहेगा या आंशिक रूप से भरा रहेगा। मैंने एकरा में हो सकेला इलेक्ट्रॉन पावलो जा सकेला, नहीं हो पावल जा सकेला, लेकिन एकरा में हर हाल में पावल। ये इतना लिख देने के बाद अब लिखेंगे हेडिंग चालक। ऐसे मटेरियल, ध्यान समझिए, ऐसे मटेरियल जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करता है। एक दूसरे से ओवरलैप माने एगो के हिस्सा दूसरा में होता है, ओकरा के ओवरलैप कहल जाला। हिंदी में अति व्यापन कहल जाला। क्या कहते हैं? अति व्यापन होता है। तो ऐसे ठोस जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड ओवरलैप, अति व्यापन करते हैं, जिनके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ही चालन का काम करते हैं। समझ में आ गया? ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और चालक लिखे कोई तो क्या लिखो? ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड
और चालन बैंड के बीच एक ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होती है, ऊर्जा दरार बोलते हैं इसको, जिसका मान 1 इलेक्ट्रॉन के समथिंग बराबर या उसके कम होता है, जिसके कारण चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। जब बाहर से कुछ क्रिया किया जाता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके ऊर्जा दरार पार करते हुए चालन बैंड में पहुंच जाता है और वह मटेरियल विद्युत का चालन करने लगता है। अब हे करा के लिए कही ऐसे मटेरियल जिसमें वैलेंसी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक, नहीं या तो उतने लिख दे, बहुत अधिक होता है, ठीक है, बहुत अधिक होता है, कुचालक पदार्थ कहते हैं। बहुत ऊर्जा अंतराल होने के कारण हम बहुत सारी क्रियाएं करने के उपरांत भी हम यह देख पाते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है एनर्जी पाने के बाद भी इस ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में नहीं जा पाता और इसलिए किसी भी स्थिति में ये विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाता। लिखा जी नो, उतने पढ़े कर उतने पढ़ा देते तो काम खत्म हो गए, लेकिन हाँ समझ में आई लेनो। एटम जब आएंगे बाबू दोनों पास में आएंगे तो इनमें क्या होगा, ये क्रिया होगी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा किसी की बढ़ जाएगी, किसी की घट जाएगी, तो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, किसी की घटेगी, और एक दूरी पर आने के बाद वो मिक्सअप होगा, फिर और अत्यंत दूरी पर ला देंगे, जो जिस दूरी पर वो स्थित है तो उसमें देखने को मिलता है ये सेमीकंडक्टर के लिए है। किसके लिए है ये? सेमीकंडक्टर, चालक के लिए नहीं बनाया गया, किसके लिए है? सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जब एकदम अपनी न्यूनतम दूरी पर आकर के सेटल हो जाता है तो इसमें एक ऊर्जा बैंड इसमें ये पाया जाता है, एक ऊर्जा बैंड ये पाया जाता है। इस ऊर्जा अंतराल में मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी स्थिति में इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, एनर्जी अंतराल। चलो लिखो हेडिंग, ठोसों में ऊर्जा बैंड है नहीं बना लो, मालूम टाइम लिखा रखते